Hello students, welcome to the online classes of Ambition Study Center. So, in the previous classes we have completed the processes of nutrition and respiration. न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हमने पिछले क्लासेस में देख लिया है बेटा. आज के क्लास में हम नया लाइफ प्रोसेस सीखने वाले हैं एंड दैट वन इज ट्रांसपोर्टेशन. आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो हमको पता है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है वो हर सेल के अंदर में होता है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमको फूड चाहिए और फूड के साथ में हमको ऑक्सीजन चाहिए. तभी वो फूड में से एनर्जी निकल पाएगी. तो ये फूड और ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचना ज़रूरी है. हमको पता है हम फूड खा रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ से वो ब्लड में आएगा और ब्लड से ही वो हर सेल तक पहुँचेगा और जब वो हर सेल तक पहुँचेगा तब वहाँ पे उसमें से एनर्जी निकल सकती है. सेम ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से हर सेल तक कैसे पहुँचेगा, उसको ब्लड ही पहुँचाएगा. एंड जब वहाँ पे सेल में वो फूड से ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनेगी तो वहाँ कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होगा. वो वेस्ट मटेरियल भी अगर हमको रिमूव आउट करना है बॉडी से सो वहाँ पे भी हमको ब्लड की ही ज़रूरत पड़ेगी. यानी ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड क्या काम कर रहा है? ब्लड काम करता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का. ब्लड क्या फंक्शन कर रहा है? ब्लड इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन. बॉडी में अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, वेरियस गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वहाँ पे हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है. सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स आज हम देखने वाले हैं. उसमें भी हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो है ब्लड. देखो ब्लड किसका बना हुआ होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये हम 9th में पढ़ चुके हैं. ब्लड के बारे में हमने 9th में पूरा पढ़ लिया है. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड में क्या होता है? एक लिक्विड मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. प्लाज्मा मैट्रिक्स हमने पढ़ा था. कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होते हैं. तो ब्लड का मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा. एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो मोस्टली वाटर से बना हुआ होता है. मोस्टली वाटर से बना हुआ होता है. और क्या होता है उसमें? रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स है. रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हैं एंड वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स. और साथ में होते हैं प्लेटलेट्स. तो इस तरीके से सेल्स जो है ये वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, प्लाज्मा में ऐसे प्रेजेंट होते हैं. नाउ फंक्शन क्या है? सो दिस प्लाज्मा में फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, जो बॉडी में वेस्ट तैयार हो रहा है, जो वेस्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे वेस्ट को कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. और कार्बन डाइऑक्साइड और फूड ये डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, यानी ये सॉल्यूबल होते हैं. तो ये ब्लड के प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. तो ये जब ब्लड के प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी ये प्लाज्मा ही करता है. ये प्लाज्मा का ही काम है इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना. ओके. सो फिर रेड ब्लड सेल का क्या काम है? रेड ब्लड सेल हमने देखा कल, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है जैसे कि हीमोग्लोबिन. और वो क्या काम करती है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम वो करती है बेटा. उसके बाद में वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में जो डिजीज़ है उससे फाइट करने का काम करती है, डिजीज से फाइट करने का काम करती है और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. और प्लेटलेट्स जो है ना, वो प्लेटलेट्स क्या करती है? कोई भी अगर हमको वुंड हो जाए, कोई घाव हो जाए और वहाँ से बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, कोई घाव हमको हो गया और वहाँ से बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, तो कुछ समय के बाद में देखो वहाँ पे ब्लड का ऐसा धक्का जम जाता है. सो वो ब्लड क्लॉट फॉर्म कौन करता है? वो ब्लड क्लॉट फॉर्म करती है प्लेटलेट्स. तो ये सारे अलग अलग जो कंपोनेंट्स है ब्लड है उनका यूज हो गया. ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स का यूज. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में हमारे काम का तो प्लाज्मा है और रेड ब्लड सेल्स. ओके. और ब्लड के बारे में हम पूरा 9th में पढ़ चुके हैं. सो अभी हमको क्या देखना है? वी हैव टू सी कि ये ब्लड हमारे बॉडी में सर्क्यूलेट किस तरीके से हो रहा है. हमारे बॉडी में ब्लड पूरा फ्लो होता है ना, फ्रॉम हेड टू टो, हर जगह ब्लड सर्क्यूलेट हो रहा है. तो हमको देखना है कि ये ब्लड सर्क्यूलेट कैसे होता है. हमने अभी देखा कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. प्लाज्मा लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और वेस्ट जो है वो उसका ट्रांसफर होता है. और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती है. किसके मदद से? हीमोग्लोबिन के मदद से. So, a pumping organ to push blood around the body and a network of tubes is required. अब blood
ब्लड को हमको पूरे बॉडी में फैलाना है, स्प्रेड करना है, तो हमको पंपिंग ऑर्गन लगेगा ना। जैसे हमारे घर पे अगर हमको वाटर को ऊपर तक चढ़ाना है या वाटर को हर जगह स्प्रेड करना है, तो हमको एक मोटर लगती है या पंप लगता है, जो क्या करता है, वो वाटर को फोर्सफुली आगे भेजता है। और उसके साथ में हमको पाइपलाइंस लगती है, जिसके थ्रू में वाटर जाने वाला है ना, हमको पाइपलाइंस भी लगती है और पंप भी लगता है, जो वाटर को पूरा हमारे घर में स्प्रेड करेगा। तो सेम गोज फॉर आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में ब्लड को हमको पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना है, फैलाना है, तो हमको एक पंप लगेगा बेटा, और पंपिंग ऑर्गन लगेगा, और उसके साथ में ब्लड फ्लो किसमें होगा, ब्लड फ्लो होने के लिए हमको एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लगेगा, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो हो। तो ये जो पंपिंग ऑर्गन है वही होता है बेटा हार्ट। दैट पंपिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज हार्ट। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। और नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स मतलब ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो होगा। तो अभी हमको इनका ही हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स देखनी है। हार्ट के बारे में हम ऐसा बोलते हैं कि हार्ट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड, बट बेटा एक्चुअली में वो उतना लेफ्ट भी नहीं होता है, वो सेंटर में ही होता है, बस लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, वो टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। और हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमको पता है, हमने ये भी चीज़ 9th में देख चुकी है। टिश्यूज वाले चैप्टर में हार्ट किसका बना हुआ होता है, हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स होती है। तो हार्ट कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट का साइज कितना होता है, हार्ट का साइज होता है अबाउट 1 ओन फिस्ट, यानी हमारे जो मुट्ठी है, बंद मुट्ठी, उतना साइज होता है हमारे हार्ट का, ठीक है, उतना साइज होता है हमारे हार्ट का। और हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब हमको पता है कि हमारे बॉडी में 2 तरीके के ब्लड है। एक ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और दूसरा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब ब्लड जो हमारे पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है, पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो क्या करेगा, हर सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया उसको कलेक्ट करेगा, तो वो ब्लड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। और दूसरा ऑक्सीजन कहाँ से आएगा ब्लड में, जब वो लंग्स के पास जाएगा तो वो CO2 दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, यानी एक हो गया प्योर ब्लड। प्योर मतलब कौन सा ब्लड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है, उसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड भी बोल सकते हो। और दूसरा हो गया ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसको हम कहेंगे इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो प्योर इम्प्योर ब्लड अगर मैं आगे बोलूँ तो समझ जाना, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन उसको हम कहेंगे प्योर ब्लड, और ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे इम्प्योर ब्लड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हमको बॉडी से रिमूव करना है, इसलिए वो ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर। अब ऐसा ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है और दोनों ब्लड को हार्ट को पंप करना है, दोनों ब्लड को हार्ट को पंप करना है, तो वहाँ पे ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए बेटा। दे शुड नॉट मिक्स विथ ईच अदर। प्योर ब्लड अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स हो गया तो क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरे बॉडी को नहीं मिल पाएगा। यानी जो इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है और ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है, वो भले ही सेम टाइम पे हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे बट वो सेपरेटेड होते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। कैसे मिक्स नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं बेटा, हार्ट में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, ओके, डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। व्हाट, ब्लड मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्सिंग ऑफ ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड का मिक्सिंग वहाँ पे ना हो, इसीलिए हार्ट जो है वो अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है, हाउ लुक हार्ट। अभी हम हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझते बेटा। देखो हार्ट जो है ना, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर्स। दिख रहे हैं ये 2 अपर चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स, दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 चैम्बर्स है। जो ऊपर वाले चैम्बर्स है ना, जो ऊपर वाले चैम्बर्स है, दोनों भी ऊपर वाले चैम्बर्स, उनको कहा जाता है बेटा एट्रियम। इधर लिख देती हूँ, उनको कहते हैं एट्रियम। 2 अपर चैम्बर्स, जो अपर चैम्बर्स है हार्ट के, उसको कहते हैं एट्रियम। और जो 2 लोअर चैम्बर्स है, लोअर चैम्बर्स, दोनों लोअर नीचे वाले चैम्बर्स, उनको कहते हैं
वेंट्रिकल्स, उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। अपर चैम्बर्स, जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स है एट्रियम, जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स है वेंट्रिकल, ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकल। ना उसमें भी जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ओके, समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले चैम्बर्स उनको कहेंगे एट्रियम, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड वाला राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गया? इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। अब एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि हार्ट में जो राइट साइड है, जो राइट साइड वाला हार्ट है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसमें हमेशा होता है बेटा इम्प्योर ब्लड, यानी ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ब्लड होता है? ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी या लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें प्रेजेंट होता है प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। अभी हम देखेंगे किस तरीके से फ्लो हो रहा है, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। ये 4 चैम्बर्स होते हैं, इनको डिवाइड करने वाला है, यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो डिवीजन होता है, जो वॉल होता है, उसको कहते हैं सेप्टम। उसको कहते हैं सेप्टम, यानी इसके बीच का जो वॉल है, दोनों के बीच का वॉल, उसको कहते हैं सेप्टम। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स है, वो भी हम देखते हैं आगे में क्या है सब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। हम ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ रहे हैं बेटा। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले एट्रियम्स, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। ओके, नाउ वी विल सी। आप ब्लड फ्लो देखो, ब्लड फ्लो मेरे को बताओ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, राइट साइड में मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। क्या लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ब्लड में तो ऑक्सीजन रहेगा बेटा, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले गया? लंग्स में, और लंग्स का ऑक्सीजन ब्लड में आ गया। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है वो कहाँ से आ रहा होगा? वो आ रहा है हमारे पूरे बॉडी से। हमारे पूरे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो तैयार हुई, जो वेस्ट मटेरियल है, वो तैयार हुआ वाला कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा, और ऐसा ब्लड फिर कहाँ पे आएगा? हार्ट में आएगा। और ऐसा ब्लड हार्ट से कहाँ जाएगा? हार्ट से लंग्स में जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जब लंग्स में जाएगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स ब्लड से रिमूव आउट होगी ना, है ना? फिर से बता रही हूँ, बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया, अब वो ब्लड लंग्स में जाएगा, लेकिन हार्ट ही उसको भेजेगा लंग में। ठीक है, लंग में जब जाएगा तो CO2 चले जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजन उसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। ये जो है यहाँ पे 2 आपको ये दिख रहे हैं, 2 एंट्रीज दिख रही है, ये एक और ये एक। ठीक है, इनको कहते हैं बेटा वेना कावा, इनको कहते हैं वेना कावा। ओके, इनको कहते हैं वेना कावा। जो ऊपर वाला वेना कावा है, ऊपर वाला वेना कावा वो अपर साइड ऑफ द बॉडी, यानी ऊपर वाले साइड ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है। कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। और ये जो वेना कावा है, ये जो नीचे वाला वेना कावा दिख रहा है, वो लोअर बॉडी से, यानी लोअर साइड से, हमारे लेग्स वगैरह से, लोअर साइड ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है। कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। और ये ब्लड कहाँ पे आए? ये दोनों एंटर हुए राइट एट्रियम में। दोनों कहाँ पे एंटर हुए? राइट एट्रियम में। दिख रहा है कि यहाँ से ब्लड आ गया। ठीक है, राइट एट्रियम यहाँ। अब जब राइट एट्रियम में ब्लड एंटर होने वाला रहता है तो ये राइट एट्रियम ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। कैसा हो गया? ये रिलैक्स हो गया, डायलेट हो गया, यानी उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। साइज जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ब्लड जो है वो वेना कावा से राइट एट्रियम में आ गया। ब्लड आ गया वेना कावा से राइट एट्रियम में। अब क्या होगा? अब ये जो राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम बेटा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट एट्रियम से स्क्वीज होगा, राइट एट्रियम स्क्वीज होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। ये स्क्वीज हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, ये ऊपर वाला स्क्वीज हो रहा है और ये रिलैक्स हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो बताओ मुझे, ब्लड राइट एट्रियम से अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर हो जाएगा, है ना? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट बोला क्या मैंने, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ब्लड कहाँ से आया? बॉडी से आया, कौन लेके आया? वेना का। अब राइट एट्रियम स्क्वीज हुआ,
हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसके नीचे जो राइट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा डायलेट हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ब्लड राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब ये ब्लड कैसा है, राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है, तो ये ब्लड अब कहाँ जाएगा बताओ, ये ब्लड अब जाएगा लंग्स में, ये ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स क्या करेगी, लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है उसको प्योर करेगी। तो यहाँ से देखो अब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब ये राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल का ब्लड ऐसा इधर से फ्लो होके कहाँ पे आ जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। ये आर्टरी, ये वेन्स क्या है, ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं। अभी इतना समझ में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ पे आ गया, ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स, टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, टू लंग्स, ब्लड जा रहा है लंग्स पे, लंग्स में जाएगा तो ये ब्लड कैसा है बेटा, ये ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, जैसे ही लंग्स में गया तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, क्योंकि लंग्स का काम वही है, यानी इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड बना दिया लंग्स में। ये हम कल देख चुके हैं, पिछले क्लास में देख चुके हैं लंग्स किस तरीके से करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। अब क्या होगा, अब ब्लड जो है फ्रॉम लंग्स आएगा, अब फ्रॉम लंग्स यानी लंग्स से जो ब्लड बाहर आ रहा है वो ब्लड कैसा रहेगा, वो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ये जो लंग्स में गया था ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था, वहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और ऑक्सीजन आ गया, तो अब लंग्स से जो ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन में, कहाँ पे आएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन, और ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आएगा बेटा लेफ्ट एट्रियम में, ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। इसीलिए हमने कहा था कि राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड होता है, समझ में आ रहा है। ये लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड था, गया लंग्स के पास में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, और फिर जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है वो आ गया लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट एट्रियम, जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड आ जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी ऐसा स्क्वीज होगा, वो स्क्वीज होगा तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब मुझे बताओ ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। ये ब्लड को अब कहाँ भेजना है हमको, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को हमको पूरे बॉडी में भेजना है, हर सेल के पास भेजना है। तो अब ये जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा बेटा एओर्टा में। कहाँ चला जाएगा, एओर्टा, ये जो पाइप दिख रहा है आपको वो है एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया ब्लड, एओर्टा में, और ये एओर्टा की आगे में ब्रांचिंग होगी और ब्रांचिंग होगी और ये ब्लड टू बॉडी यानी पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। समझ में आई ये चीज, हमने देखा कि हार्ट किस तरीके से ब्लड पंप कर रहा है, लंग्स में कब जा रहा है ब्लड, लंग्स से कैसे आ रहा है, लंग्स में लेके कौन जा रहा है ब्लड, लेके कौन जा रहा है, टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज, और वेन्स क्या कर रही है, वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, वेन्स भी कौन सी, पल्मोनरी वेन्स जो हार्ट के तरफ लेके आ रही है ब्लड को, ठीक है, लंग्स से हार्ट के तरफ लेके आ रही है पल्मोनरी वेन्स। ओके, तो वही होता है, आर्टरी का मीनिंग वही होता है, जो हार्ट से अवे ब्लड को लेके जा रही है वो आर्टरी, और जो हार्ट के तरफ लेके आ रही है वो वेन। ठीक है, देखो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है ना लंग्स के तरफ, और वेन देखो टुवर्ड्स हार्ट लेके आ रही है, लंग्स से टुवर्ड्स हार्ट ब्लड लेकर आ रही है। अभी समझ में आया किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे एक सिंपल फ्लो चार्ट भी मैंने बना के रखा है, वो फ्लो चार्ट से आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ब्लड का पाथ क्या होता है, ब्लड कैसे कैसे होके गुजरता है हार्ट में से। अब देखो वेंट्रिकल्स जो है ना, जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स है वो थिकर होता है, यानी उनका जो वॉल है
कंपैरिजन में। क्यों मोटा होता है? क्योंकि देखो एट्रियम से तो ब्लड अभी वेंट्रिकल में है, एट्रियम से ब्लड पुश करके वेंट्रिकल में ही आएगा, दोनों एट्रियम से। लेकिन जब वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा, जब ये वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा तो ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा ना बेटा। ब्लड को वेंट्रिकल जब ब्लड को पुश कर रहा है तो वहां से ब्लड निकल के पूरे बॉडी में जाएगा। इसका मतलब वेंट्रिकल को बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। जब उसको बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए? थिकर होनी चाहिए। अगर पतली वॉल्स रहेंगी तो फट जाएगी बेटा। इसीलिए वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पुश करना पड़ता है टू द होल बॉडी। लेकिन एट्रियम को पूरे बॉडी में ब्लड नहीं सप्लाई करना है, एट्रियम को तो सिर्फ वेंट्रिकल्स में भेजना है, इसलिए उसकी वॉल्स थिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे वॉल्स भी होती है, वॉल्स। ये मैं वॉल्स की बात करूँ ना, यहाँ पे वॉल्स, वेंट्रिकल की वॉल्स थिकर है। और वॉल्स मतलब क्या? यहाँ पे इधर में वॉल्स प्रेजेंट होती है। वॉल्स प्रेजेंट क्या है? वॉल का काम क्या है? वॉल्व पता है ना आपको, वॉल्स होती है, हमारे नल में वगैरह भी वॉल्स होती है। वॉल का काम क्या है? बैक फ्लो प्रिवेंट करना, बैक फ्लो प्रिवेंट करना। देखो राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ जाना है? पल्मोनरी आर्टरी में जाना है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए राइट वेंट्रिकल स्क्वीज होगा, सिकुड़ेगा, तभी तो ब्लड इधर जाएगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड वापस से राइट एट्रियम में चला जाए, ब्लड वापस से राइट एट्रियम में चला जाए। ब्लड को जाना कहाँ है? पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन ब्लड राइट एट्रियम में भी जा सकता है। तो ऐसे बैक फ्लो को, ये क्या हो गया? बैक फ्लो, वो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्स होती है। वॉल्स कैसी होगी? वॉल्स सिर्फ वन वे ट्रांसफर होने देगी, यानी वॉल्स ऐसे ही खुल सकती है, यानी ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में ही आ सकता है, ब्लड वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जा सकता है। उसके लिए वहाँ पे वॉल्स होती है बेटा। ओके, सो ये पूरा हो गया हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट में किस तरीके से हो रहा है एक्टिविटीज। देखो बॉडी से ब्लड कहाँ पे आ, ये लेके आ रहा है ना वेना कावा, बॉडी से ब्लड कहाँ लेके आ रहा है? राइट एट्रियम में। बताओ ये ब्लड कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है। राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी ने कहाँ पे लेके गया? लंग्स। यहाँ तक भी वो ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ही लंग्स में गया कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव हो गया और ब्लड में क्या ऐड हो गया? ब्लड में ऐड हो गया ऑक्सीजन। ये हमने कल देखा था किस तरीके से होता है, एल्वियोलाई में होगा। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, अब ये ब्लड वापस से बॉडी में हमको स्प्रेड करना है, तो स्प्रेड करेगा कौन? अगेन हार्ट करेगा, यानी ये ब्लड को फिर से पहले हार्ट में आना पड़ेगा। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, अब लंग्स से हार्ट में आना है तो लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन्स। लेके आ रही है पल्मोनरी वेन्स हार्ट के तरफ, फिर पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आएगी? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी। ये एओर्टा दिख रहा है, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा फिर से। लेकिन अब ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन कंटेनिंग, यानी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आती है हार्ट में और हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है बेटा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये सिंपल फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी में बना के रख सकते हो, नोट डाउन करके रख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा पूरा पाथवे। ओके, पूरा पाथवे आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है बेटा। क्लियर है सबको किस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम प्रॉपर करेक्ट बनानी है, प्रैक्टिस करनी है आपको डायग्राम की। हार्ट के डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरे नोट्स बनाओ। पूरा हमने नोट्स बनाने हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ में, किस तरीके से हो रहा है सब कुछ टेक्स्ट बुक में दिया है, एस-चान में दिया है, वहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाओ बेटा आप लोगों के। ये समझ में आ गया? इसके आगे हम देखते हैं आगे के कंसेप्ट, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, हम लोगों को पता है बेटा कि हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स है, बीच में सेप्टम होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। तो वो मिक्स क्यों नहीं होता है ना, और क्या जरूरत है कि हमको उसको मिक्स नहीं होने देना है, हमको उसको मिक्स क्यों नहीं होने देना है, दैट वी हैव टू सी नाउ।
देखो सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेपरेटेड है, उसके वजह से क्या होगा, हाई ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को मिलेगा। अगर ऑक्सीजन वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है तो हाई ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाएगा क्या? नो। सो सेपरेट होने की वजह से बॉडी में हर सेल तक हाई ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचता है। ऑक्सीजन का मदद जरूरत क्यों? ऑक्सीजन की हाई एनर्जी नीड्स के लिए। हाई ऑक्सीजन सप्लाई किसको चाहिए? जिसकी एनर्जी नीड्स हाई हो। और एनर्जी नीड्स हाई इसलिए होती है बेटा क्योंकि कुछ एनिमल्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। देखो आपने सुना होगा वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स कैसे है? वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मतलब क्या? वार्म ब्लडेड मतलब वही जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। क्यों सेपरेट होता है? क्योंकि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है बेटा। अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे बाहर सराउंडिंग में हम यहाँ पे नागपुर में रहते हैं, कभी 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो कभी कभी 3 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुँच गया था विंटर के टाइम में लास्ट ईयर, है ना। यानी इतने टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बाहर में होते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। चाहे बाहर कितना भी गर्म हो या कितना भी ठंडा हो, ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस, वो मेंटेन होके रहता है बेटा। अब उसको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उसको एनर्जी लगेगी, और उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनानी है तो उसको ऑक्सीजन लगेगा। और उसको हाई ऑक्सीजन कब मिल पाएगा? जब ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होगा। तो वही होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है, हाई ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, हाई एनर्जी वहाँ पे तैयार हो गई है। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, जैसे कि मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। अब कुछ एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, उनको वो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखते हैं। दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस पर डिपेंडेंट रहता है उनका बॉडी का टेम्परेचर। अगर वो ठंडा होगा टेम्परेचर तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होगा। तो वहाँ पे उनको एनर्जी नीड्स ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा उनकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा ब्लड मिक्स भी हो गया, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स भी हो गया तो उनको चल जाता है, मिक्सिंग कैन बी टॉलरेटेड। इसीलिए उनका हार्ट जो है ना वो 3 चैम्बर्ड ही होता है। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऐसा रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग भी हो गई थोड़ी बहुत तो वो टॉलरेट की जा सकती है, क्योंकि उनको टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखना है। फिश की अगर हम बात करें, फिश का हार्ट जो है ना वो 2 चैम्बर्ड ही होता है, यानी फिश के हार्ट में 2 चैम्बर ही होते हैं। एक बार ब्लड जो है वो गिल्स तक पहुंच गया, गिल्स तक भेज दिया हार्ट ने, ठीक है, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड में ऑक्सीजन आएगा और फिर गिल्स ही पूरे बॉडी में भेज देती है, गिल्स ही पूरे बॉडी में भेज देती है। यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? नहीं, हार्ट ने लंग्स में भेजा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, लंग ने फिर हार्ट में भेजा और फिर हार्ट ने पूरे बॉडी में भेजा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हार्ट ने गिल्स पे भेजा और गिल्स ने ऑक्सीजनेशन करके खुद ही पूरे बॉडी में स्प्रेड कर दिया। यानी ब्लड सिर्फ एक ही बार फ्लो हुआ हार्ट में, एक साइकिल में एक ही बार हार्ट में फ्लो हुआ। लेकिन वर्टिब्रेट्स या मैमल्स की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, या मैमल्स की बात करें जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो उसमें डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। देखो डबल सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब एक साइकिल में हार्ट में ब्लड कितने बार फ्लो हो रहा है? एक साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार फ्लो हो रहा है बेटा। एक बार ये वाला ब्लड आया, फिर लंग्स में गया और फिर लंग्स से दोबारा आया, यानी 2 बार फ्लो हुआ एक साइकिल में। यानी हार्ट में ब्लड आना और हार्ट से ब्लड बाहर निकलना, ये एक साइकिल हो गई। बाहर निकलना मतलब बॉडी से आना और बॉडी में जाना, ये एक साइकिल होगी। इसके दौरान 2 बार ब्लड हार्ट में फ्लो हो रहा है। एक बार वो यहाँ पे आएगा और लंग्स में जाएगा, सेकेंड बार लंग्स से आएगा और फिर बॉडी में जाएगा, यानी 2 बार फ्लो हो रहा है, ट्वाइस इन 1 साइकिल। इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्क्यूलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्क्यूलेशन। ओके, इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर हो गया? इस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा। आपको वहाँ पे एक टेक्स्ट बुक में स्कीमेटिक डायग्राम भी दी हुई है, वहाँ पे आपको बीच में हार्ट दिया है, नीचे में बताया है कि बॉडी से ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से लंग्स में गया, ऊपर में दिया हुआ है हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से CO2 से ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, फिर से हार्ट में आया। वही चीज़ हो रही है,
देखो वो स्कीमेटिक डायग्राम है, जो मैंने ऐसे एरो एरो करके बताया है, वहां पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है। सेम बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से लंग्स में गया, ऐसा दिया है, ठीक है। फिर लंग्स से वापस हार्ट में आया और हार्ट से फिर बॉडी में गया, ऐसा कुछ डायग्राम दिया ना आपको, इधर बना हुआ है। एक मिनट, ये मिटा देती हूँ। देखो ऐसा कुछ आपको डायग्राम दिया है, ऐसा हार्ट बनाया है, यहाँ पे हार्ट में ब्लड आ रहा है बॉडी से हार्ट में आ रहा है, फिर लंग्स में गया, इधर लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आया हार्ट में, फिर हार्ट से फिर बॉडी में आया, वही चीज हो रही है ना। देखो बॉडी से आया CO2 वाला ब्लड, लंग्स में गया तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, फिर से हार्ट में आया, फिर से हार्ट में आया और फिर हार्ट से फिर बॉडी में गया। अब फिर बॉडी से क्या होगा बताओ, फिर बॉडी से जो ऑक्सीजन है वो यूज हो जाएगा और फिर से जो सेल्स है वो ब्लड में CO2 डाल देंगे और ये ब्लड फिर से कहाँ पे आएगा, ये ब्लड फिर से बॉडी में CO2 वाला ब्लड फिर से हार्ट में जाएगा। यानी ऐसा वो स्कीमेटिक डायग्राम वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी आप समझ लेंगे। मुझे लग रहा था कि हो सकता है आपको वो डायग्राम समझने में दिक्कत है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, बट यही चीज है बेटा वहाँ पे, है ना। ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है ये अब हर सेल तक जाएगा बॉडी से, हर सेल ऑक्सीजन को यूज करेगा, रेस्पिरेशन करेगा और वहाँ CO2 तैयार होगा, तो CO2 फिर से ब्लड में आ गया और वो CO2 वाला ब्लड फिर से एट्रियम में चला गया। तो इस तरीके से फ्लो होता है वहाँ पे बेटा, ओके। सो ये हमने देखा। अभी हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा। अभी देखते हैं बेटा ब्लड वेसल्स। हमने देखा था एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए हार्ट, वो हार्ट हमने पूरा समझ लिया है। अभी हम देखेंगे कि जो वेसल्स हमको लग रही थी, ट्यूब्स लग रहे थे जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होगा, वो ब्लड वेसल्स कैसी होती है और कौन से टाइप की होती है, वो हमको अभी देखना है, ओके। अपना अटेंडेंस आप लगाते रहिए बीच बीच में। देखो ब्लड वेसल्स बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। आर्टरीज देखो मैंने ए बड़ा करके लिख दिया है, ए से आप याद रख लेंगे अवे, ए से क्या याद रख लो, एक और चीज अवे, सॉरी मतलब जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, हार्ट से अवे लेके जा रही है, उसको हम कहते हैं आर्टरीज। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग्स, यानी लंग्स में लेके जा रही है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन लंग्स से लेकर आ रही है, तो अवे फ्रॉम हार्ट को लेके जाता है आर्टरीज। अब मुझे बताओ जो ब्लड हार्ट के बाहर निकल रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, तो वो ब्लड कैसा होगा, अंडर प्रेशर होगा ना, क्योंकि हार्ट ने वेंट्रिकल्स ने फोर्सफुली पुश किया है, तो तभी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है, आर्टरीज में जा रहा है। तो वो जो ब्लड है वो अंडर प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर सहने के लिए आर्टरी की वॉल्स कैसी होती है, थिक, मोटी और इलास्टिक होती है बेटा, ठीक है। आर्टरी की वॉल्स थिक और इलास्टिक होती है ताकि वो प्रेशर को सहन कर पाए। दूसरी होती है वीन्स। वीन्स क्या कर रही है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है जिनको ब्लड का सप्लाई मिला है, वहां से ब्लड लेकर आती है कहाँ पे, बैक टू हार्ट, यानी वापस हार्ट में लेके आ रही है ना। जो वापस हार्ट में लेके आ रही है वो हो गई वेन, ये लंग्स से लेके आ रही है। ऐसे पूरे बॉडी से भी हार्ट में ब्लड आएगा तो कौन लेके आएगा, वेन्स लेके आएगा। वो ब्लड प्रेशर में होगा क्या बताओ, जो ब्लड पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है वो ब्लड प्रेशर में होगा क्या, नो, दैट ब्लड विल नॉट बी इन अंडर प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर में नहीं है, तो वहाँ पे थिक और इलास्टिक वॉल्स भी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर में अगर कोई चीज़ फ्लो नहीं हो रही है तो पीछे भी जा सकती है, और पीछे ना जाए इसीलिए उसके पास में क्या होता है बेटा, वॉल्स, इसलिए उसके पास में क्या होती है, वॉल्स होती है जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे वेन्स के पास में। ओके बेटा, आर्टरी अवे लेके जा रही है, वेन्स हार्ट के पास में लेके आई है, वेन्स के पास में वॉल्स होती है, ये भी आप वी से याद रख सकते हो। ऐसे वी को बड़ा करके लिख लो, वेन्स में होती है वॉल्स, आर्टरी अवे लेके जा रही है, ये दो चीजें आपको याद हो जाएगी। अब आर्टरी को हर सेल तक, हर टिश्यू तक पहुंचना है। आर्टरीज थोड़ी बड़ी होती है बेटा, बड़ी, तो ये
आर्टरी डिवाइड होकर बना लेंगे आर्टेरियल्स, क्योंकि आर्टरी क्या कर रही है बेटा, हार्ट से प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, तो उसको लेके जाना कहाँ पे है, हर सेल हर टिश्यू तक जाना है। तो आर्टरी जब हर टिश्यू तक पहुंचेगी तो आर्टरी डिवाइड होंगी, आर्टरी डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स और डिवाइड होकर क्या बना लेता है, कैपिलरीज। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है बॉडी में वो है कैपिलरी, यानी बहुत बारीक होती है ये, और इसकी जो वॉल्स है ना, वॉल्स वो सिर्फ एक सेल की बनी है, यानी जो वॉल्स है इसकी ये सिर्फ एक सेल बनी है, एक सेल से ही बनी होती है, यानी बहुत पतली होती है। तो देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड, इसके अंदर में ब्लड है और सराउंडिंग सेल्स, आजू बाजू में सेल्स है, तो वहां पे एक्सचेंज होगा ना, यहाँ से ऑक्सीजन इधर आएगा, फूड इधर आएगा, वेस्ट मटेरियल ब्लड में आएगा। तो ये जो एक्सचेंज है ना टेक्स प्लेस अक्रॉस आर्टरीज नहीं बेटा, टेक्स प्लेस अक्रॉस कैपिलरीज। ठीक है, कहाँ पे होता है ये एक्सचेंज कैपिलरीज में होता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी सबसे छोटी है और इसकी वॉल भी सबसे थिन होती है, सबसे पतली होती है। समझ में आ रहा है? अब एक्सचेंज हो गया यानी ऑक्सीजन चला गया सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गया, तो अब ये आर्टरीज वापस से जुड़ते जाएगी, यानी ये जो ब्रांचिंग हुई है, ऐसी बहुत सारी आर्टरीज आपस में जुड़ के एक बड़ी सी वेन बना लेंगी, बड़ी सी क्या बना लेंगी, वेन बना लेंगी। और ये वेन क्या करेंगी, वापस से वो जो है ब्लड वापस से ब्रिंग बैक टू हार्ट, यानी वापस से हार्ट में लेकर आ जाएगी। यहाँ से निकला आर्टरीज, हर जगह पहुंची आर्टरीज, कैपिलरीज बनी स्मॉलेस्ट, वहां एक्सचेंज हुआ, फिर से कैपिलरीज जुड़ गई और कैपिलरीज ने जुड़ के वेन्स बना लिया, और अब उनके पास में सिर्फ वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड था, और वेन्स टेक्स ब्लड लेके कहाँ पे आ गई, वापस से हार्ट के पास में आ गई। तो इस तरीके से ब्लड वेसल होती है बेटा। तो यहाँ क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो हमने देख लिया, कैपिलरी सबसे स्मॉलेस्ट होती है और एक्चुअल एक्सचेंज कैपिलरीज में ही होता है, आर्टरीज वगैरह में नहीं होता। अभी नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक ब्लड प्रेशर वगैरह बचा है, प्लेटलेट्स एंड लिम्फ, वो हम कवर करेंगे। अभी इतना सबको क्लियर हो गया होगा, हार्ट पूरा यहाँ कवर हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आती है, वो पूरा यहाँ पे कवर हो गया। ये चीज समझ में आई ना? ये देखो ये डिवाइड हो गया, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो ये जो है कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स बनी, बहुत सारी कैपिलरीज बनी। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये अलग अलग कैपिलरीज मिलके फिर से इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे अलग अलग। ठीक है, ये कैपिलरीज है, समझ लो ये कैपिलरीज है ऐसी बहुत सारी। ठीक है, आर्टरी डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाई, अभी कैपिलरीज में एक्सचेंज हुआ और फिर से कैपिलरीज आपस में जुड़ के एक बड़ी सी क्या बना लेंगी, वेन बना लेंगी, यानी इधर साइड वेन, इधर साइड आर्टरी, और बीच में डिवाइड होकर कैपिलरीज। यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था चला गया, और यहाँ पे जो आया हो गया था CO2, और ये CO2 वेन्स लेके आ गई हार्ट में। क्लियर हो रहा है? वैसा ही कुछ आपके स्कीमेटिक डायग्राम में भी दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं वो। इतना सबको क्लियर हो गया होगा? किसी को भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ओके, सो अभी हम देखते हैं बेटा ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ वेसल्स। ये जो ब्लड है, ये ब्लड जब वेसल में फ्लो हो रहा है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में फ्लो हो रहा है, तो वो इसकी वॉल्स पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होगा कि वीन में? आर्टरी लेके जा रही है ना हार्ट से ब्लड, तो आर्टरी में ज्यादा होगा, वीन तो लेकर आ रही है, तो प्रेशर ज्यादा किसमें होता है? आर्टरीज में होता है। अब सिस्टोल मतलब क्या? सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, स्क्वीज। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और उस दौरान जो प्रेशर रहेगा आर्टरी में सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और वो होता है बेटा 120 mmHg। ज्यादा होगा ना वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो। और दूसरा क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए, जब वेंट्रिकल्स डायलेट हो गए, रिलैक्स हो गए, एक्सपांड हो गए, थोड़े बड़े हो
वो हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। उस टाइम पे जब आर्टरी में जो प्रेशर रहेगा वो हो गया डायस्टोलिक प्रेशर, और वो कम रहेगा, वो होता है 80 mmHg, वो होता है 80 mmHg। तो इस तरीके से 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बींग्स का। जो मेजर किया जाता है बेटा स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास, जिससे वो यहाँ पे वो लगा के मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की बीमारी होती है ना किसी किसी को, वो होता है हाइपरटेंशन। तो कब होगा हाइपरटेंशन? एक रीजन उसका ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे आर्टेरियोल्स है, यानी जो आर्टरी डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स बनाए, अगर वो आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब ये जो उसका डायामीटर है ना, डायामीटर वो छोटा हो गया। अगर उसका डायामीटर छोटा हो गया, यानी समझ लो ये और छोटे हो गए, डायामीटर उसका छोटा हो गया, तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड के फ्लो को रेजिस्टेंस, यानी ब्लड के फ्लो को अपोज वहाँ पे रहेगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन हम उसको बोलते हैं। इसके वजह से आर्टेरियोल्स फट भी सकते हैं बेटा। ओके, सो दिस वाज अबाउट ब्लड प्रेशर। ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। अभी हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम पहले ही देख चुके हैं। प्लेटलेट्स एक तरीके के सेल्स होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट है, और इनका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। क्या काम है? ब्लड को क्लॉट करना। क्या करती है प्लेटलेट्स? ब्लड को क्लॉट करती है। देखो, अगर ब्लड वेसल में इंजरी हो गई, ब्लड वेसल लीक अगर हो रही है, तो वहां से ब्लड का लॉस होगा बेटा, और अगर ब्लड का लॉस होता है तो ब्लड प्रेशर भी वहां पे गिर जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड का क्लॉट होना, यानी खून का वहाँ पे थक्का बनना बहुत जरूरी है। हमको पता है अगर हमको कोई इंजरी हो गई तो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद खून का ऐसा क्लॉट हो जाता है और ब्लड आना वहाँ से बंद हो जाता है। तो वो क्लॉट फॉर्म करने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। ब्लड का क्लॉट बनाती है, खून का ऐसा थक्का बनाती है। वो क्या करता है? ऐसा मेश जैसा नेटवर्क बना लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड फ्लो ना बंद हो जाता है बेटा। प्लग्स लीक, यानी जो लीक हुआ है वहाँ पे ऐसा प्लग को बना लेंगे, यानी उसको लीक होने से बचाएंगे। इतना समझ लो, एट द पॉइंट्स ऑफ इंजरी। यही काम होता है बेटा प्लेटलेट का। नेक्स्ट देखना है लिम्फ। लिम्फ भी हम पहले देख चुके हैं, हमने 9th में पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ। जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो क्या होता है, ये है ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, और इसके आजू बाजू में अलग अलग सेल्स है, ये सेल्स है आजू बाजू में, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी सेल्स के बीच में कुछ खाली जगह भी प्रेजेंट होती है। सेल्स के बीच में कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती है। तो जब ये कैपिलरी से ब्लड जा रहा है, आपको पता है कैपिलरी का वॉल बहुत पतला होता है, ये बहुत पतला सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहां पे क्या होगा? कुछ चीजें, कौन सी चीजें? प्लाज्मा, ब्लड में का प्लाज्मा, ब्लड के कुछ प्रोटीन और ब्लड के कुछ सेल्स जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएंगे, यानी ब्लड में से निकल के ये जो जगह है इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पे आ जाएंगे। और इस फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट है, जिसमें क्या है? ब्लड का प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स है, ये फ्लूइड को ही हम कहते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। ये फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं? लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। फिर से एक बार बताती हूँ, ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड कैपिलरी के आजू बाजू में सेल प्रेजेंट है, वो सेल के बीच में कुछ खाली जगह भी है। तो क्या होता है, यहाँ से कुछ चीजें लीक होंगी, जैसे ब्लड में का प्लाज्मा, ब्लड के कुछ प्रोटीन और ब्लड के कुछ सेल्स ब्लड में से निकल के वो खाली जगह में आ जाएंगे, और उस फ्लूइड को, वो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको फिर हम कहेंगे बेटा लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। ये ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, सेम होता है प्लाज्मा जैसे, लेकिन कलरलेस होता है, और ब्लड प्लाज्मा में जितने प्रोटीन है उतने प्रोटीन उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, लिम्फ में कम प्रोटीन होते हैं। ओके, अब ये लिम्फ जो ये यहीं पे रहेगा क्या बेटा? यहीं पे रहेगा क्या लिम्फ? नो, वहां से वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाएगा, मतलब ऐसी कैपिलरीज जिसमें क्या प्रेजेंट है? लिम्फ। फिर वो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या बना लेंगी? लिम्फ वेसल्स बना लेंगी, और ये लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली आपके वेन्स से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिम्फ प्रेजेंट है, यहाँ से लिम्फ चला जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ की कैपिलरीज में, वहां से लिम्फ के वेसल्स
वेन्स में ब्लड ही फ्लो हो रहा है। समझ में आया? यहाँ से जो चीजें निकल गई थी, यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स निकल के लिम्फ बन गए थे, वो लिम्फ कैपिलरी में आया, लिम्फ वेसल में आई और लिम्फ वेसल वेन्स में आई, यानी लिम्फ इनडायरेक्टली ब्लड में आ गया। लिम्फ इनडायरेक्टली ब्लड में आ गया, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस थी, ये जो स्पेसेस थी, यहाँ पे जो चीजें प्रेजेंट थी वो वापस से ब्लड में आ गई किसी न किसी तरीके से, क्योंकि लिम्फ एक्चुअली में वेन्स में ही जाके जुड़ रहा है। ओके, इस तरीके से ये होता है। और एक चीज क्या है, लिम्फ कैरी करता है बेटा फैट का डाइजेशन हुआ ना, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हुआ, तो वो भी कौन कैरी करता है, लिम्फ ही कैरी करता है। इंटेस्टाइन से लिम्फ ही कैरी करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्लड में ही आ जाएगा, वापस से ब्लड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज जाके वेन्स से जुड़ रही है और वेन्स में है ब्लड, तो लिम्फ कैपिलरी का लिम्फ वेसल का लिम्फ वापस ब्लड में आ जाएगा। तो इस तरीके से लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ब्लड, लिम्फ, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स सब अच्छे से पढ़ लिया है। चैप्टर के थ्रू जाओ, चैप्टर रीड करो, नोट्स बनाओ, वहीं पे दिक्कत हो तो पूछो बेटा। आई होप आज का पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करें।